योर ओन फिजिक्स क्लास। तो बेटा आज हमने जो अपनी क्लास फर्दर छोड़ी थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक, यानी डाइलेक्ट्रिक को जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या क्या होता है वो हमें जानना है। हम मेटल्स का बिहेवियर पहले ही पढ़ चुके हैं, अब हम डाइलेक्ट्रिक्स का बिहेवियर पढ़ेंगे। जब हम डाइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में डालेंगे तो देखो क्या होगा। मैंने आपको पहले ही बताया था जब हम डाइलेक्ट्रिक लेंगे तो हम डाइलेक्ट्रिक के लिए एक स्लैब का इस्तेमाल करते हैं कुछ इस तरह से। मान लो ये किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की स्लैब है, आपको बताया था, एग्जांपल दिए थे मैंने डाइलेक्ट्रिक्स, माइका, ग्लास, है ना, डिस्टिल्ड वाटर, ये सब एग्जांपल दिए थे मैंने आपको। तो इससे पहले वाला वीडियो देखें और अगर एग्जांपल्स आपने नहीं देखे हैं तो। और अब हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल रहे हैं। ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है कुछ इस तरह से जो हमने अप्लाई किया है। ई नॉट, ई नॉट क्या है? एक्सटर्नल बोल दो, एक्सटर्नल फील्ड बोल दो या अप्लाइड बोल दो, बात सेम है। और वो कौन सी है? ई नॉट। ये आपने अप्लाई की है। आपको पता है चाहे ये पोलर हो चाहे ये नॉन पोलर हो, कैसा भी डाइलेक्ट्रिक हो, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ। जब हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में डालेंगे तो पोलर या नॉन पोलर कैसे भी हो, इनके मॉलिक्यूल्स की शेप कुछ ऐसे चेंज हो जाएगी पोलराइजेशन की वजह से। ये अब ये चाहे अगर नॉन पोलर रहा, नॉन पोलर में हमने क्या बनाया था? परफेक्ट सर्कल बनाए थे। यहाँ सर्कल ना बना के थोड़ा सा आप ऐसे शेप भी ले सकते हो, शेप चेंज हो जाएगी। क्यों शेप चेंज होगी? पोलराइजेशन की वजह से। डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं? एक्सटर्नल फील्ड में पोलराइज होते हैं। मैंने सिर्फ 2 ही मॉलिक्यूल्स बनाए हैं, आप कई सारे मॉलिक्यूल्स भी बना सकते हो। इनमें बहुत सारे, पूरे वॉल्यूम में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। और जब आप इनको रखोगे तो क्या देखोगे कि ये नेगेटिव चार्ज एक तरफ हो जाएंगे, नेगेटिव चार्ज एक तरफ हो जाएंगे और पॉजिटिव चार्ज एक तरफ हो जाएंगे। ये ऐसा होगा। अच्छा, इसमें एक खास चीज बनी हुई है जो मैंने बनाई है। इसमें मैंने क्या किया है? नेगेटिव एक तरफ, पॉजिटिव एक तरफ। खास चीज मैंने क्या की है? मैंने क्या बनाया है? ऑल मॉलिक्यूल्स align in such a way that dipole moment is along electric field। चाहे पोलर डाइलेक्ट्रिक हो चाहे नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक हो। देखो यहाँ नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी जो डाइपोल मोमेंट की जो हम बात करेंगे, यानी ये डाइपोल मोमेंट इसके अंदर, ये डाइपोल मोमेंट इसकी डायरेक्शन भी इधर ही होगी। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इस तरफ होगी क्योंकि नेगेटिव इधर है, पॉजिटिव इधर है। आपको पता है डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। और जिनके अंदर, अब बात आती है कि क्या हर डाइलेक्ट्रिक में ऐसा होगा? नहीं, फिक्स ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है कि किसी डाइलेक्ट्रिक के अंदर मॉलिक्यूल्स ऐसे भी हो जाएं, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ऐसे भी हो सकती है। ये तो उसके खुद के स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है, खुद के इंटरनल फोर्सेस पे डिपेंड करता है कि मॉलिक्यूल्स की अलाइनमेंट किस तरीके से होती है। पर हमारे कोर्स में सिर्फ वही मॉलिक्यूल्स हैं जिनका डाइपोल मोमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलाइन हो जाए, और ऑल मॉलिक्यूल्स अलाइन इन सच अ वे दैट डाइपोल मोमेंट इज अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड। सच टाइप ऑफ डाइलेक्ट्रिक कॉल्ड linear isotropic डाइलेक्ट्रिक्स। तो याद रखना, आपको सिर्फ लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में पढ़ना है।
जिनके मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ऐसे अलाइन होंगे कि डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक ही तरफ होगी। आपको ये वाला नहीं पढ़ना है, पर हम इस केस को भी इग्नोर नहीं कर सकते। ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि मॉलिक्यूल की अंदर पैकिंग इतनी ज़्यादा होती है कि जरूरी नहीं है कि हर बार वो पैरेलल डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन करे। ये बात आप नोट करें। आपको लीनियर आइसोट्रोपिक मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ना है, जिनके मॉलिक्यूल्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी डाइपोल मोमेंट को अलाइन करते हैं। अब आप देखें इसके अंदर इसमें सरफेस के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं थ्रू आउट द वॉल्यूम। अब आप देखो यहाँ पर ये जो मॉलिक्यूल है इसका, ये देखो, ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज बिल्कुल आसपास में, बिल्कुल पास होते हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। और अगर आप देखो तो सारा का सारा चार्ज जो इधर वाला है और जो इधर वाला है, सिर्फ यही बचता है सरफेस के ऊपर। जो पॉजिटिव प्लेट है उसकी तरफ एक नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है, और जो नेगेटिव साइड है उस पर डाइपोल के सरफेस पे, सॉरी डाइलेक्ट्रिक के सरफेस पे, जब आपने डाइलेक्ट्रिक को डाला है तो डाइलेक्ट्रिक के सरफेस पे पॉजिटिव पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में एक नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होता है सरफेस पे। होता तो हर तरफ है, पर अंदर वाले कैंसिल आउट हो जाते हैं। यानी डाइलेक्ट्रिक के अंदर भी इन डाइलेक्ट्रिक चार्ज इंड्यूस्ड एट सरफेस, इसमें भी चार्ज सरफेस पे इंड्यूस होता है, वॉल्यूम में इंड्यूस नहीं होता, वॉल्यूम वाले कैंसिल आउट हो जाते हैं। अगर हमें इसको समझना है तो अभी मैं आपको एक डेफिनेशन और एक कॉन्सेप्ट अभी बताऊंगा। उससे पहले आप स्क्रीन को पॉज करें, लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक की डेफिनेशन लिख लें और ये लिखें कि चार्ज सरफेस पे होता है। तो हम क्या यूज करेंगे, ये ध्यान रखें, वी विल यूज सरफेस चार्ज डेंसिटी। We will use surface charge density। आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी यूज करनी है इसके अंदर। स्क्रीन को पॉज करके इसको राइट डाउन करें, फिर मैं आपको बताता हूं कि हम सरफेस चार्ज डेंसिटी क्यों यूज कर रहे हैं। पहली बात तो आपको कॉन्सेप्ट बताया कि जो चार्ज इंड्यूस होगा उसमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज बहुत आसपास होंगे, तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे और सिर्फ ये आउटर सरफेस वाला चार्ज ही काम में आएगा। इसको थोड़ा थियोरेटिकली भी, इसको थोड़ा प्रूव भी कर लेते हैं न्यूमेरिकली। तो देखें, प्रूव करने के लिए स्क्रीन को पॉज करके पहले इसको राइट डाउन करें और अब हम इसको प्रूव करते हैं। देखें कैसे। अच्छा, प्रूव करने के लिए आपको एक चीज पढ़नी पड़ेगी जिसको बोलते हैं पोलराइजेशन डेंसिटी। पोलराइजेशन डेंसिटी थ्रू आउट द वॉल्यूम, इसको पी बोलते हैं, कैपिटल पी से डिनोट करते हैं पोलराइजेशन डेंसिटी। क्योंकि आपने डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाला है, डाइपोल नहीं डाइलेक्ट्रिक को आपने क्या किया है, डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाला है, तो पोलराइजेशन होगा। कितना पोलराइजेशन होगा एक यूनिट वॉल्यूम में, वो निकालना है। तो पोलराइजेशन डेंसिटी इज, क्या डेफिनेशन होनी चाहिए पोलराइजेशन डेंसिटी की। देखो, आपने डाइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में डाला है, इसके मॉलिक्यूल्स अपने आप को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करेंगे इस तरीके से कि डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड की सेम डायरेक्शन आए। तो पोलराइजेशन डेंसिटी की क्या डेफिनेशन होगा क्या, इट इज डिफाइंड एज इंड्यूस्ड dipole moment per unit volume। It is defined as induced dipole moment per unit volume। अब देखें पोलराइजेशन डेंसिटी। मान लो आपको पता है डाइपोल मोमेंट जो P होता है, यानी कह सकते हो स्मॉल p, ये डाइपोल मोमेंट है। और डेंसिटी के लिए क्या करोगे आप, वॉल्यूम डालोगे आप, क्लियर है। वॉल्यूम के लिए आप यहाँ देखें,
डाइपोल मोमेंट क्या होता है? चार्ज इनटू सेपरेशन डी, जो चार्जेस के बीच का सेपरेशन होता है, जिसको 2a लिखते थे, यहाँ हम d लिखते थे। यहाँ देखिए आप q इंटू डी, साथ में यहाँ क्या करोगे आप? वॉल्यूम के लिए एरिया इंटू सेपरेशन, यानी कि पोलराइजेशन डेंसिटी सिग्मा, क्योंकि देखो यहाँ क्या आएगा q बाई। अगर आपको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो सिग्मा डॉट एन कैप कर दो, क्योंकि डायरेक्शन आ जाएगी ये। वैसे आप पोलराइजेशन डेंसिटी P इक्वल टू सिग्मा ले सकते हो, यानी इंड्यूस डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द चार्ज डेंसिटी। सिग्मा क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो ध्यान रखें, जब आप डाइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में डालते हो तो अंदर की मूवमेंट कैंसिल आउट हो जाती है पास वाले चार्ज की वजह से, और ये सरफेस वाला सिर्फ काउंट होता है। इस काउंट होने की वजह से क्या है? देखो, ड्यू टू पोलराइजेशन क्या होगा? ड्यू टू पोलराइजेशन चार्ज डेवलप्स एट सरफेस। पोलराइजेशन की वजह से चार्ज कहाँ आ गया? सरफेस पे, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी डेवलप हो जाती है इसके अंदर। यहां पॉजिटिव है और यहां नेगेटिव। तो देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुई, और किसकी वजह से डेवलप हुई? पोलराइजेशन की वजह से। आप कह सकते हो ये पोलराइजेशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुई। ठीक है, ड्यू टू पोलराइजेशन चार्ज डेवलप्स एट द सरफेस which produces electric field in opposite direction। जो क्या कर रहा है? ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, और इसको हम नाम देते हैं EP, इलेक्ट्रिक फील्ड बाय पोलराइजेशन। यानी कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड EP इस डायरेक्शन में डेवलप होगी, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, पोलराइजेशन की वजह से ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी। स्क्रीन को पॉज करके इसको राइट डाउन करें, डेफिनेशन से इंपॉर्टेंट है। आपको पोलराइजेशन डेंसिटी पता होनी चाहिए, जो कि सरफेस चार्ज डेंसिटी के इक्वल है, ध्यान रखें आप, और पोलराइजेशन डेंसिटी की डेफिनेशन भी। स्क्रीन को पॉज करके इसको राइट डाउन कर लें। अब आप देखें नेक्स्ट क्या है। तो हमने देखा कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गई कहां पर? डाइलेक्ट्रिक के अंदर। क्यों डेवलप हुई? पोलराइजेशन की वजह से। जो हमने एक्सटर्नल फील्ड लगाई है उसकी वजह से अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुई। तो जो E नेट है, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो अप्लाइड एक्सटर्नल माइनस E पोलराइजेशन, ये है। अब आप देखो, ऐसी ही इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर भी डेवलप हुई थी। जब हमने कंडक्टर के बारे में पढ़ा था तो कंडक्टर में भी हमने देखा था कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुई थी ऑपोजिट डायरेक्शन में, और कंडक्टर के अंदर ऐसा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुई थी वो बिल्कुल अप्लाइड के बराबर थी, जिसकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो होते थे कंडक्टर में वो विद इन द सरफेस मूव करने के लिए फ्री होते थे। डाइलेक्ट्रिक के अंदर ऐसा नहीं होता। इलेक्ट्रॉन डाइलेक्ट्रिक के अंदर बहुत सॉलिड तरीके से बाउंडेड होते हैं, वो सरफेस पे फ्रीली मूव नहीं कर सकते। इसके लिए अंदर की फील्ड और बाहर की फील्ड इक्वल नहीं होगी, अप्लाइड और इंड्यूस फील्ड इक्वल नहीं होगी। रिजल्ट क्या आएगा? इक्वल ना होने की वजह से अंदर की फील्ड कम तो होगी पर जीरो नहीं होगी। ये ध्यान रखें, कंडक्टर होता तो जीरो हो जाती। अब देखिए, हमने ये भी पढ़ा है कि E इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, ये पढ़ चुके हैं।
तो यहाँ देखें ई नेट की जगह ई लिख देते हैं, ई एक्सटर्नल की जगह आप सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट लिख दो। वहाँ पोलराइजेशन है तो पोलराइजेशन की डेंसिटी सिग्मा पी लिख देते हैं बाय एप्सिलॉन नॉट। ये रिलेशन ध्यान रखें, इस रिलेशन की बहुत ज़्यादा जरूरत आती है हमें, इसको हम लिख देते हैं सिग्मा माइनस सिग्मा पी बाय एप्सिलॉन नॉट। तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर अगर आप डाइलेक्ट्रिक के अंदर अगर आप नेट फील्ड लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, और चार्ज डेंसिटी की फॉर्म में इसको हम ऐसे भी लिखते हैं। अब होता क्या है, जब आप डाइलेक्ट्रिक को डालते हो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर दो बातें होती हैं। एक तो जो डाइपोल मोमेंट डेवलप होती है, तो आपको पता है डाइपोल जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। हम डेरिवेशन कर चुके हैं कि व्हेन वी प्लेस अ डाइलेक्ट्रिक इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इट कंटेन द पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी की वजह से क्या चाहता है डाइपोल, अपने आप को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करना चाहता है। क्यों? क्योंकि वो पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमाइज करना चाहता है। और मिनिमम कब होगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम, जब डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा। पर क्योंकि अंदर मूवमेंट अलाउड नहीं होती, एक्सटर्नल फील्ड की वजह से मूवमेंट होती है, तो हीट डेवलप होती है। थर्मल एनर्जी की वजह से थर्मल एनर्जी उस अलाइनमेंट को अपोज करता है। और मैंने आपको बताया था कि लीनियर आइसोट्रोपिक में तो ऐसा हो जाता है, पर नॉन लीनियर में ऐसा नहीं होता। वो क्यों नहीं होता? क्योंकि थर्मल एनर्जी उसको ऐसा नहीं होने देती। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मान लो इधर है, तो क्या होगा, लीनियर आइसोट्रोपिक में तो डाइपोल मोमेंट इधर आ जाएगा, पर नॉन लीनियर में ऐसा नहीं होता। और उसका रीजन क्या है? थर्मल एनर्जी, जो कि डाइपोल की अलाइनमेंट की वजह से इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर डेवलप हुई है। क्लियर है? कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। ध्यान रखें, इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी होती है डाइलेक्ट्रिक के अंदर, एक्सटर्नल यानी अप्लाइड माइनस पोलराइजेशन की वजह से डेवलप। अगर आप डेंसिटी की फॉर्म में लिखना चाहते हैं, चार्ज डेंसिटी की फॉर्म में, तो इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये तरीका है। तो ये ध्यान रखें, ये डाइलेक्ट्रिक का पोलराइजेशन था। अब क्या होगा, एक सवाल आता है कि भाई अगर हम इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं, कब तक रख सकते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम कितनी बढ़ा सकते हैं? भाई आप सोच रहे हो कि सर ये अलाइन हुआ, सोचो अगर मैं और इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा दूं तो अलाइनमेंट और होगी, और बढ़ा दूं तो और चार्ज इंड्यूस होगा। पर चार्ज इंड्यूस होने की एक लिमिट भी तो होगी। ये मेटल की तरह कंडक्टर तो नहीं है, क्योंकि ये इंसुलेटर है। जब आप फोर्सफुली इलेक्ट्रॉन्स को, एटम्स के अंदर के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचोगे, तो मैंने बताया था इसके अंदर हीट डेवलप होगी, और हीट डेवलप होने की वजह से डाइलेक्ट्रिक का ब्रेक डाउन हो जाएगा। ये कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगेगा, डाइलेक्ट्रिक की प्रॉपर्टी लूज करेगा, तो उसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। कितनी वैल्यू को बेयर कर सकता है ये, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड को ये बेयर कर सकता है, ताकि डाइलेक्ट्रिक की प्रॉपर्टीज बनी रहे। दैट मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो एक डेफिनेशन आप और लिख लें, जिसमें आपको बोलेगा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हमने पढ़ा कि डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में डालने से उसका पोलराइजेशन होता है और अंदर की नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो जाती है। डाइपोल के अंदर पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होता है, थर्मल एनर्जी डेवलप होती है, और थर्मल एनर्जी की वजह से हीट डेवलप होती है, और ज़्यादा हीट हो गई तो ये ब्रेक डाउन हो सकता है। इसको रोकने के लिए हमें डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को पढ़ना पड़ेगा। और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है? इट इज maximum value of electric field. It is maximum value of electric field that a dielectric, it is maximum value of dielectric field that a dielectric can bear before dielectric breakdown. जैसे हमने एयर के लिए पढ़ा था 3 × 10⁻⁷ वोल्ट पर मीटर पढ़ा था ना हमने एयर के लिए, ये पढ़ा हमने एयर के लिए।
तो ऐसे ही हर डाइलेक्ट्रिक का एक डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है। स्क्रीन को पॉज करके इसको राइट डाउन कर लो, क्योंकि ये हमने देखा कि जब हमने डाइलेक्ट्रिक को डाला तो क्या होता है। इसके अलावा कुछ और ख़ास चीज़ें हैं, कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं। इनमें से एक डेफिनेशन आती है ससेप्टिबिलिटी। तो ध्यान रखें, ससेप्टिबिलिटी जो है वो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की खुद की प्रॉपर्टी है। ससेप्टिबिलिटी जैसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, वैसे ही डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की अपनी खुद की एक प्रॉपर्टी है जिसको हम बोलते हैं ससेप्टिबिलिटी। अब देखते हैं ससेप्टिबिलिटी क्या होता है। स्क्रीन को पॉज करके इसको राइट डाउन करें, क्योंकि जब हम डाइलेक्ट्रिक का पोलराइजेशन पढ़ रहे हैं तो ससेप्टिबिलिटी भी पढ़ना पड़ेगा हमको कि ससेप्टिबिलिटी होता क्या है। ये सारी की सारी कहानी हम डाइलेक्ट्रिक के पोलराइजेशन में पढ़ रहे हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या होता है तो आपको वहीं तक बताना है कि अंदर की नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाती है और E = E अप्लाइड माइनस E इंड्यूस, सिर्फ उतना बताना है। पर अगर आपसे कोई ससेप्टिबिलिटी पूछे तो ससेप्टिबिलिटी साइज से डिनोट करते हैं इसको, ये सिंबल आता है इसका E। ऐसे क्या करना है, देखो थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेना है, थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेना और ये ऐसे, ये E ससेप्टिबिलिटी। क्लियर है। तो देखिए ससेप्टिबिलिटी पढ़ना है हमको। क्या होता है ससेप्टिबिलिटी, देखें पहले बताया आपको ससेप्टिबिलिटी क्या है। ससेप्टिबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। क्या होता है, इट इज रेशो। ससेप्टिबिलिटी एक रेशो होता है, किस किस का, रेशो ऑफ पोलराइजेशन। क्योंकि ससेप्टिबिलिटी कहाँ पर आएगी, किस केस में आएगा ससेप्टिबिलिटी का यूज, पोलराइजेशन के केस में। इट इज द रेशियो ऑफ पोलराइजेशन डेंसिटी या पोलराइजेशन टू, इट इज रेशियो ऑफ पोलराइजेशन टू एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये ससेप्टिबिलिटी आपको मैग्नेट में भी पढ़नी है, इसीलिए मैंने सब्स्टिट्यूट में ई लगा रखा है। यानी कि जो ससेप्टिबिलिटी है हमारे पास, जो ससेप्टिबिलिटी है काई, साई बोलते हैं इसको ससेप्टिबिलिटी को। जो साई है हमारे पास, दैट साई इज रेशियो है। ये किस किस का रेशियो बताया मैंने आपको साई के लिए, साई इज रेशियो ऑफ पोलराइजेशन। जैसे देखो साई इज रेशियो ऑफ पोलराइजेशन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक। बेसिकली होता क्या है, अगर आप देखें जो पोलराइजेशन है ना, पोलराइजेशन इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। जितनी ज़्यादा आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे डाइलेक्ट्रिक उतना ज़्यादा पोलराइज होगा। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ तक, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन से पहले आप इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी लगाओगे उतना ज़्यादा पोलराइजेशन होगा। जब हम इसको हटाते हैं तो हमारे पास इक्वल टू का निशान आता है, एक कांस्टेंट आता है। उस कांस्टेंट की जगह हम एप्सिलॉन नॉट, और ये ससेप्टिबिलिटी के लिए ससेप्टिबिलिटी भी आता है साई, ये साई ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट ससेप्टिबिलिटी और साथ में ये इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां से ये टर्म आती है, ये टर्म आती है ससेप्टिबिलिटी। क्लियर है। ये इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती ससेप्टिबिलिटी, नो डायमेंशन। ध्यान रखें, वैक्यूम के लिए ये, फॉर वैक्यूम इसकी वैल्यू 0 होती है, और मेटल के लिए, कंडक्टर के लिए इनफाइनाइट होती है। कोई डायमेंशन नहीं होती तो कोई यूनिट भी नहीं होगी। अच्छा, इसमें ये जो पोलराइजेशन डेंसिटी है, आपको दिख तो डेंसिटी रहा है पोलराइजेशन डेंसिटी, पर याद रखना
इसकी डेफिनेशन क्या थी? पोलराइजेशन डेंसिटी अभी बताया था। इसकी क्या था ये? पोलराइजेशन डेंसिटी, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। पर ध्यान रखना, ये जो पोलराइजेशन डेंसिटी है हमारे पास, इसकी एसआई ये हमने क्या किया था कि P इक्वल टू हमने सिग्मा P डिनोट किया था, और ये क्या होता है इसके लिए? चार्ज अपॉन एरिया, और इट इज कूलम मीटर माइनस 2। ध्यान रखना, सरफेस चार्ज डेंसिटी की एसआई यूनिट आएगी इसमें। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि ससेप्टिबिलिटी क्या है। ससेप्टिबिलिटी इज रेशियो ऑफ पोलराइजेशन डेंसिटी या पोलराइजेशन एंड एप्सिलॉन नॉट टाइम्स इनटू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। याद रखना, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, कोई यूनिट नहीं होती। और ये जो है हमारे पास, ये जो हमने बनाया है, ये वैक्यूम के लिए कितना होता है? वैक्यूम के लिए इसकी वैल्यू 0 होती है, और कंडक्टर के लिए इसकी वैल्यू कितनी होती है? इनफाइनाइट। ये हमको ध्यान रखना है। क्लियर है? कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर करें, क्योंकि ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट टर्म है और थोड़ा थ्योरेटिकल है ये, क्योंकि इसके बाद हमें 2 डेरिवेशंस करनी है, जिन डेरिवेशंस में हमें यूज करना पड़ेगा। अब देखें कि भाई साहब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है और ये जो ससेप्टिबिलिटी है, हमने कहा कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, अब मैं इसको भी मिटा रहा हूं, हमने कहा कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और ससेप्टिबिलिटी दोनों ही डाइलेक्ट्रिक की प्रॉपर्टी है। क्या क्या कहा हमने? एक तो ससेप्टिबिलिटी और एक क्या कहा हमने? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। हमने कहा दोनों प्रॉपर्टी है किसकी? डाइलेक्ट्रिक की। एक तो क्या था? ससेप्टिबिलिटी, ये, और एक क्या था? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या और इसको रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं। इनके बीच में क्या रिलेशन है? रिलेशन निकालना है आप भाई। अगर दोनों की दोनों ही डाइलेक्ट्रिक की प्रॉपर्टी है तो जरूर इनके अंदर कोई ना कोई रिलेशन भी होगा। देखें, नोटिस करें, आपने निकाला था नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। सिंपल तरीके से चलते हैं, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड बाय द पोलराइजेशन। क्लियर है? कोई डाउट है? ये पढ़ा है हमने, अभी पीछे रिलेशन पढ़ा है हमने। इससे हम क्या कर रहे हैं? ई नॉट, इसको इधर ले आओ, तो ई प्लस ई पी। कोई डाउट? अब देखें आप, ई को तो मैं ऐसे ही रखा हूं, इसकी जगह सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि हमने पढ़ा है कि ई पी जो होता है दैट इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, सिग्मा पी बाय एप्सिलॉन नॉट। पीछे पढ़ा हमने, पोलराइजेशन की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है दैट इज सिग्मा पी बाय एप्सिलॉन नॉट। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, एक चीज हमने और भी पढ़ी है कि जो पोलराइजेशन डेंसिटी होती है ना, वो सरफेस चार्ज डेंसिटी के बराबर होती है, P इक्वल टू सिग्मा। क्लियर है? तो हम क्या करेंगे यहाँ पर? E प्लस सिग्मा की जगह P बाय एप्सिलॉन नॉट दैट इज P नॉट। क्लियर? एक रिलेशन अभी हमने और पढ़ा है कि P इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट साई ई साथ में ई, ये अभी डिराइव किया हमने। ससेप्टिबिलिटी और रिलेशन, ससेप्टिबिलिटी की डेफिनेशन में हमने ये किया था। इसी वैल्यू को हम यहाँ पुट कर रहे हैं। देखें आप, ई नॉट विल इक्वल टू ई प्लस एप्सिलॉन नॉट साई ई डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये और ये कैंसिल आउट हो गए। इनमें देखें, ई नॉट इक्वल टू, आप क्या करो, इसमें और इसमें से ई कॉमन ले लो, ई 1 प्लस साई ई, और ई नॉट बाई ई इक्वल टू 1 प्लस साई ई
सिंबल बनाने में बड़ी प्रॉब्लम होती है मेरे को। साइन, और ये क्या पढ़ा है आपको, ई नॉट बाई ई, अगर याद हो तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इक्वल टू 1 प्लस साई ई, ये रिलेशंस है दोनों के बीच में। अगर कोई आपको बोले कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और ससेप्टिबिलिटी के बीच का रिलेशन बताओ, तो ये रिलेशन आता है, इसको ध्यान रखें। अच्छा, एक चीज और भी पूछते हैं जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट। इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट, हमको पता है कि नॉर्मल इंसुलेटर में क्या होता है कि चार्ज फ्री तो होते नहीं है, पर डाइलेक्ट्रिक में डाइपोल मोमेंट की वजह से थोड़ा सा चार्ज डिस्प्लेस होता है और उसको इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। उस इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आपको कभी कभी बोल देता है कैलकुलेट करने को, तो वो कैलकुलेट करेंगे। यहाँ देखो, एक रिलेशन मैंने आपको पढ़ाया था कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू सिग्मा माइनस सिग्मा पी बाय एप्सिलॉन नॉट, ये मैंने पढ़ाया था आपको। यहाँ क्या करोगे आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होता है, तो यहाँ देखिए E इक्वल टू सिग्मा माइनस सिग्मा पी। अच्छा, सिग्मा पी पोलराइजेशन डेंसिटी है जो कि P के इक्वल है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, सिग्मा पी की जगह P लिख रहा हूँ पोलराइजेशन डेंसिटी, साथ में एप्सिलॉन नॉट। मैंने आपको बताया था कि ये एक वेक्टर है, पर यहाँ पर क्या ये स्केलर है, तो इसको इसकी वेक्टर फॉर्म में लाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको एन कैप यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो वेक्टर बन गया। भाई देखो, एक वेक्टर है ये आर, इसमें एक तो आर कैप होता है, ये आर है, ये आर का मैग्नीट्यूड है, इसको वेक्टर बनाना है, क्या करोगे, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई तो करोगे, तो ये मल्टीप्लाई किया, वही मैंने यहाँ पे कर दिया वेक्टर। ये डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट स्केलर ही आएगा, तो ऐसे रख दिया हमने। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। अच्छा, P की जगह देखो एप्सिलॉन नॉट साई ई प्लस साई ई इंटू ई, ये वैल्यू पुट कर रहे हो, क्लियर, या ना भी करें, इधर देखो E डॉट एन कैप साथ में एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू सिग्मा माइनस पी डॉट एन, इसको सिर्फ यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई किया, क्लियर। अब क्या कर रहा हूँ, ये जो माइनस वाली टर्म है ना, इसको इधर ले आएंगे, स्क्रीन को पॉज करके इसको राइट डाउन करें और हम इसको इस तरफ लाएंगे, देखिए नहीं हो जाएगा, ज़्यादा मिटाने की जरूरत नहीं है, अगली डेरिवेशन में मिटा देंगे इसको। देखो, सिग्मा को मैं यहीं छोड़ रहा हूँ, इसको मैं इधर ले आ रहा हूँ, ई डॉट एप्सिलॉन नॉट ई डॉट एन कैप, क्लियर है, साथ में पोलराइजेशन डेंसिटी साथ में एन कैप कॉमन ले लो इसमें से, सिग्मा एप्सिलॉन नॉट ई प्लस यहाँ सिग्मा ना बेटा एप्सिलॉन नॉट ई पी साथ में डॉट में, ये बाहर, क्लियर है। इस टर्म को, ये जो टर्म है इसको डी कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट। और वैक्यूम के केस में तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम ले सकते हैं, मेटल के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं क्योंकि पूरा का पूरा चार्ज शिफ्ट हो जाता है। डाई इलेक्ट्रिक के अंदर पूरा का पूरा चार्ज शिफ्ट नहीं होता, सिर्फ थोड़ा सा चार्ज डिस्प्लेस होता है पोलराइजेशन की वजह से, इसीलिए ये वर्ड इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट कि वो चार्ज अपनी जगह से कितना डिस्प्लेस हुआ है, दैट इज दिस। तो डी, तो आप क्या लिख सकते हो, सिग्मा इक्वल टू इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट डी डॉट में एन। कभी कभी ये रिलेशन भी आपसे पूछ लेते हैं
इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट एंड पोलराइजेशन डेंसिटी, पी भी कह सकता है आपको, सरफेस चार्ज डेंसिटी के साथ भी रिलेशन पूछ सकता है। तो ये रिलेशन है, आप स्क्रीन को पॉज करके इसको राइट डाउन करें, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक इसलिए पढ़ना जरूरी है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि जब आप डाइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो डाइलेक्ट्रिक के साथ क्या क्या होता है। क्लियर है? तो अब हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक पढ़ लिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर पढ़ लिया। नाउ अब हम उस बात की तरफ चलते हैं कि ये हमने पढ़ा क्यों हमने पढ़ा है। अगर हम किसी भी कैपेसिटर की बात कर रहे थे, एक्चुअल में हमने ये सारी चीज़ें कैपेसिटर वाले टॉपिक के अंदर पढ़ा है। अब देखो, हमारे पास कैपेसिटर तो था जिसके बीच में हमने प्लेट्स में क्या वैक्यूम लेके चल रहे थे, एयर लेके चल रहे थे। अब हम देखते हैं कि क्या हम कंडक्टर और डाइलेक्ट्रिक की मदद से किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस में कोई फर्क ला सकते हैं। देखो, तो एक डेरिवेशन है आपके पास, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ कंडक्टिंग स्लैब बिटवीन प्लेट्स। देखो, ये आपके पास एक कैपेसिटर है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, आपको पता है, हम देते हैं, यहाँ नेगेटिव चार्ज है और इसको ग्राउंड कर देते हैं। ये जो प्लेट है इनकी सेपरेशन को हम डी लिखते हैं और इनके एरिया को हम लोग ए लिखते हैं। ये आपके पास एक कैपेसिटर है और वी नो कैपेसिटेंस। अब इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस तो हम जानते हैं, सी नॉट इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, ये कैपेसिटेंस है। अब हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि कंडक्टर को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है, ये हमने पढ़ा है। अब हम क्या कर रहे हैं, उस प्रॉपर्टी को यूज करके इसके बीच में एक कंडक्टिंग स्लैब डाल रहे हैं। ये कंडक्टर की स्लैब है, ये कहीं आप प्लेट समझो, स्लैब 3 डायमेंशनल ऐसी स्लैब, थिकनेस भी है इसकी, ये स्लैब, क्योंकि मैंने आपको बताया था प्लेट्स भी ऐसी होती हैं। मैं सिर्फ आपको ये वाला व्यू के लिए एक लाइन बना रखी है, ऐसी स्लैब डाली है हमने दोनों प्लेट्स के बीच में। ये देखो, ये इसकी मोटाई भी है, लंबाई भी है, थिकनेस भी है, सब कुछ है, लेंथ विड्थ हाइट तीनों चीज़ है, स्लैब है ये। और ऐसी 2 प्लेट्स है कैपेसिटर की, ये और ये, इसके बीच में डाला है आपने। तो ये स्लैब डाली है आपने, ये और इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, 0। सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड यहां एग्जिस्ट करेगी, ई नॉट। मान लो इस स्लैब की थिकनेस है टी, तो हमने क्या किया, लेट अ कंडक्टिंग स्लैब ऑफ thickness T is introduced between plates। ये तो पोटेंशियल कितना होगा प्लेट्स के बीच में, पोटेंशियल बिटवीन प्लेट्स V इक्वल टू ई नॉट और डी माइनस टी, क्योंकि हमको पता है V इक्वल टू ई डी होता है, ये हम पढ़ चुके हैं, E इक्वल टू डी डी बाई डी आर। अब पूछोगे सर आपने डी माइनस टी क्यों करा, क्योंकि टी थिकनेस के अंदर पूरी थिकनेस है डी और टी थिकनेस के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ जहाँ होगा हमने वहीं लिया है सर।
पोटेंशियल। अब आप देखें यहां पर V E की जगह हमको पता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी, और ये भी हमें पता है कि सिग्मा A होता है, तो सिग्मा की जगह हम Q बाय A पुट करेंगे और साथ में D माइनस टी। हमको ये भी पता है कि Q इक्वल टू सी वी होता है, तो हम क्या पुट करेंगे सी वी साथ में D माइनस टी साथ में A एप्सिलॉन नॉट साथ में V और V कैंसिल हो, तो C कितना आ जाएगा A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D माइनस टी। ये आ गया। देखें स्क्रीन को पॉज करके इसको राइट डाउन करें आप। अब थोड़ा सा इसको मैं और आगे के लिए इधर को मिटाते हैं थोड़ा सा यहाँ तक। ये तो इक्वेशन नंबर 1 की, इसको ऐसे रखें। यहाँ देखिए C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाय D माइनस टी। नेचुरल सी बात देखें आप, अगर T की कुछ भी वैल्यू हुई D के अलावा तो दिस वैल्यू विल बिकम लेस देन D, और जब लेस देन D हो जाएगा तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी इंक्रीजेस। तो सबसे पहली बात कंडक्टिंग स्लैब डालने से कैपेसिटेंस कैसी हो गई इंक्रीज हो गई। इसको थोड़ा सा फर्दर मैं और कर देता हूँ। यहाँ पर मैं A एप्सिलॉन नॉट बाय इसको भी D से डिवाइड कर रहा हूँ, यहाँ पर भी D माइनस टी को भी डिवाइड कर रहा हूँ, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मैंने D से डिवाइड कर दिया। यहाँ देखें A एप्सिलॉन नॉट बाय D, A एप्सिलॉन नॉट बाय D इज C नॉट, तो मैं न्यूमरेटर में C नॉट लिख सकता हूँ और यहाँ पर मैं 1 माइनस टी बाई डी लिख सकता हूँ। तो आप ऐसा एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं, ये एक्सप्रेशन C इक्वल टू C नॉट डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी बाई डी। तो याद रखना कैपेसिटेंस इंक्रीजेस व्हेन स्लैब इज इंट्रोड्यूस्ड, यानी कंडक्टिंग स्लैब डालते ही कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी। और याद रखें एक बात और है, जब व्हेन T इक्वल टू डी, एक खास बात कई कई पूछ लेते हैं कि व्हेन T इक्वल टू डी हो जाए तो आप जानते हो कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी, नीचे वाली टर्म 0 हो जाएगी, इनफाइनाइट। पूरे कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा भाई। अगर ये पूरी मेटल से जोड़ दी प्लेट को तो यहाँ का सारा चार्ज यहाँ चला जाएगा, और जब चार्ज का फ्लो होने लगेगा तो हम कह देंगे कैपेसिटेंस इनफाइनाइट हो गया, कितना भी चार्ज डाल दो आप। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अपने किसी भी डाउट के लिए कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपकी खुद की क्लास है। थैंक यू सो मच।